नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। कल हमने चित्रकला पार्ट 1 पढ़ा था अपने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में और आज हम यहाँ पर पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। जल्द ही आपको इसका तीसरा पार्ट मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने चित्रकला को पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसे जाके देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है इसको रोक दीजिए और इसका PDF जो पार्ट 1 का वो भी आपको उपलब्ध हो गया है, आशा करती हूँ अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ज़्यादा घातक होती है। इससे बेहतर है जानकारी ना ही हो। तो पहले जाके वो देखिए और जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका PDF जाके रिवाइज करिए, चीज़ों को नोट्स बनाइए, फिर इन चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे आज हम क्या। इससे पहले क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक ID पर फॉलो कर सकते हैं। मुझसे कोई पूछना है प्रश्न वहाँ पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22, इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे PDF मेरे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको जैसा पता है कि हमारे जो बैच 5 है वो स्टार्ट हो चुका था 11 मई से, तो अभी तक आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है तो ले सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 20 मई। शाम को डेली 6 बजे लाइव क्लासेस आपकी होती हैं इसमें। और आप अगर कोर्स में जो है एनरोल कराना चाहते हैं, इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं SB लाइव, शिल्पी वर्मा है दैट मीन्स, और SB लाइव। इसके बाद आपको कोर्स मात्र 18,999 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए, खुद को एनरोल करिए और सही गाइडेंस प्राप्त करिए। ठीक है, आइए आज हम यहाँ पर लघु चित्रकला, कल हमने काफ़ी कुछ अजंता एलोरा की गुफाओं की जो चित्रकला उनको कवर किया। हमने भित्ति चित्र को देखा, हमने उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल की चित्रकला को देखा। काफ़ी चीज़ों को हमने कवर किया है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ देखते हैं लघु चित्रकला। जैसे प्राचीन समय पे हमने भित्ति चित्र को पढ़ा। भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पर पुट्टी करके या पे हल्का सा लेप लगाकर वाइट वॉश करके उस पर वाटर कलर किया जाता ताकि वो ऑब्जर्व हो सके, तो हमने भित्ति चित्र को पढ़ा। अब हम यहाँ पर मध्यकाल में आते हैं, सल्तनत कालीन की बात करेंगे तो यहाँ हम लघु चित्रकला को पढ़ेंगे। लघु चित्र मतलब छोटा, मतलब कि छोटे की बात की जाए तो इसे दीवारों पर नहीं, इसे एल्बम्स पर, पेपर पर, पेजों पर बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? पाल शासकों के संरक्षण में हुआ। ठीक है, इसका व्यापक विकास जो है आपको मुगल काल में आगे देखेंगे। मध्य की बात करेंगे जब मुगलों की बात करेंगे, कैसे उस समय के आर्किटेक्चर को जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या भिन्नता थी। अब हम चित्रकला को पढ़ रहे तो उसमें क्या भिन्नता थी, कौन ज्यादा चित्रकारी में प्रेमी था। पूर्वी और पश्चिमी भारत के पूर्वी एरिया में और पश्चिमी भारत में क्रमशः बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में प्राचीनतम लघु चित्रकला के साक्ष्य मिले। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप वहां पर भी आपको बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित इस तरह के लघु चित्रकला के साक्ष्य मिलेंगे। पूर्वी एरिया में भारत के ज्यादातर इस तरह के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार नामक जो वास्तुशास्त्र है उसमें लघु चित्रकला का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो याद रखना है। पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मालवा के क्षेत्र में लघु चित्रकला के अपभ्रंश शैली का विकास हुआ है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर त्रिशाला के 1400 स्वप्न कल्प सूत्र जो है पश्चिम भारत से एक चित्रकारी, इसमें ये देखिए कैसे ये मतलब स्वप्न में कल्प सूत्र की बात की गई है, यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से देखिए छोटे वर्क पे बात की जा रही, लघु मतलब छोटे की बात की जा रही है। अब इसकी टेक्निक क्या होती है, तो इसकी कोई सीमाएं होती हैं भाई। अब वॉल तो है नहीं कि कैसे भी पेंट कर लिया, पेज है उसकी सीमा होगी, पेज की भी सीमा होगी। तो 25 वर्ग इंच से चित्र बड़े नहीं होने चाहिए, पहली सीमा होती है। कागज पर लघु चित्रकारी बनाने के लिए सबसे पहले आधार रंग बनाया जाता है। तो एक आधार रंग मतलब उसका जो पृष्ठ है उसको आधारित, जो आधार बेस है उसको रंगा जाता है। मानव आकृति एक पृष्ठीय रूपरेखा के साथ दिखाई गई है, तो मानव आकृतियों को सारी जो एक पेज पर एक रूपरेखा के दौरान यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। राजस्थानी लघु चित्रों में पात्रों की त्वचा का रंग भूरा, जबकि मुगल कालीन चित्र में ये उजला होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि उस समय पे जो चित्र होते थे, उनके जो पात्र होते थे उनके शरीर के चित्रों का जो रंग है भूरा होता था, कि मुगलों में ये उजला हुआ रंग होता था। तो ये पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न है, वही आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। महिला आकृतियों के बाल लंबे और उनकी आंखों बालों का रंग काला दिखाया गया है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, पुरुषों के सिर पर पगड़ी और पारंपरिक कपड़ों के द्वारा चित्रित किया गया, तो उनके सिर पे पगड़ी भी कहीं कहीं पर आपको दिखाई देती है। और उनके चित्र कपड़ों को भी पारंपरिक रूप से वहाँ की जो जैसी शैली थी, रहन सहन था, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने वहाँ पर चित्रित करना शुरू किया। कूंची पशुओं के बालों से बनाए जाते थे। मुख्यतः आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जो कूंच होती थी ना, जिससे रंगा जाता था,
तो उनके जो पशु होते थे उनके बालों से बनाया जाता था, लेकिन अब तो पूरी तरह से बैन हो गया है, क्योंकि इंडेंजर्ड सूची और इत्यादि में IUCN के द्वारा इस तरह से जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो कई सारे जो ऐसे जो जानवर या फिर पशु होते थे उनके बालों से बनाया जाता, जो आज के समय पे बैन है, प्राचीन समय की बात कर रही हूँ। खनिज निर्मित और गेरुआ रंगों का अधिकांश प्रयोग हुआ। तो देखा था हमने प्राचीन समय पे कैसे खनिजों से निर्मित जो लाल, हरे, नीले, सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी अजड़ अमरता आप भीमबेटका की गुफाओं से देख सकते हैं। ठीक है, उनके जो फैक्ट्स है वो आज भी देखने को मिलते हैं। अब दिल्ली सल्तनत कालीन में लघु चित्रकला कैसी थी? आपको याद होगा जब हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था तो उस समय पे ज्यादा अलंकरण पर इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनवाते थे। तो इन्होंने कैसे मेहराबों, गुंबदों का प्रयोग किया था आर्किटेक्चर में। तो देखते कि उस समय पे जब उन्होंने इतना अलंकरण पे ध्यान नहीं दिया तो चित्रकारी कैसी थी। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआती दौर में वैहाकी की पुस्तक से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। तो वैहाकी की जो पुस्तक है उससे आपको चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं सल्तनत काल के समय के। ठीक है, इस शैली की चित्रकला भारतीय पारंपरिक तत्वों के साथ फारसी तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। भाई अब आक्रमण होना शुरू हो गया है, व्यापार होना शुरू हो गया बाहर से। जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस्लामिक लोग आए हैं उन्होंने भी अपने कुछ तत्वों को इसमें मिश्रित किया। ठीक है, जिसको इंडो इस्लामिक शैली देखा था हमने अपने आर्किटेक्चर, तो वो तत्व इनकी चित्रकला में भी दिखता है। भारतीय तत्व तो मिलते हैं, शैतिरी जो तत्व है वो तो इनमें मिलते ही है, इनकी चित्रकारी में, इनके आर्किटेक्चर में। इनके फारसी तत्व भी, भाई बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने भी अपनी जो दृश्यों को दर्शाना यहाँ पर शुरू किया है, तो उसकी भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, निमतनामा पुस्तक एक है, उसमें स्वदेश और फारसी शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। तो फारसी शैलियों का प्रभाव भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सल्तनत कालीन चित्रकला में देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट याद रखना है। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में समकालीन जो लेखक थे ताजुद्दीन रजा ने मानव और पशु आकृतियों के चित्रों का वर्णन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे ये विलुप्तीकरण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसके द्वारा? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो उस समय के जो लेखक थे उनके कौन थे? ताजुद्दीन रजा ने। ठीक है, ताजुद्दीन रजा ने यहाँ पर मानव और पशु आकृतियों का चित्रों का वर्णन किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं क्या व्यापार चल रहा है राजा या किस तरह की परिस्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि और कपड़े पर बने चित्रों का उल्लेख मिलता है। तो कपड़ों पर बने चित्रों का उल्लेख तो हमने देखा यूनेस्को के द्वारा भी कुछ कुछ जगह के चित्रकारी को उसमें डाला गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंतर्गत। ठीक है, पांडुलिपियों में ये पुस्तकों वगैरह में जैसे मैंने बताया, और भित्ति चित्र के भी जो है समय पे चित्र देखने को मिले। अमीर खुसरो ने नूर सिपीहर की रचना की, जिसमें विभिन्न तरह के वस्त्रों का उल्लेख मिला, मतलब वस्त्रों पे चित्रकारी का। तो ये पूछे गए प्रश्नों में से एक है, तो फैक्ट्स है ये। लोधी खुलादर नामक एक शैली है, इस समय प्रचलित थी ये काफी। ठीक है, वर्तमान समय में इस चित्रकला के नाममात्र चित्र ही बचे हैं। इसके बाद ये चंपानेर और सरहिंद के स्मारकों में भी इस काल के चित्र देखे गए हैं। इसमें से मुझे ये सरहिंद का जो है पिक्चर मिला है, चंपानेर के भी ऑनलाइन पिक्चर है। इस तरह की जो आर्किटेक्चर था उसमें भी लघु चित्रकला के कुछ कुछ चित्रकारी के साक्ष्य, नॉट इवन लघु चित्रकला, कुछ कुछ चित्रकारी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, अब इसमें मुगल काल में आते हैं। देखिए मध्यकाल में आपने देखा किस तरह से ज्यादा अलंकरण पे उन्होंने आर्किटेक्चर में ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कुछ कुछ चित्रकारी देखी गई, नॉट बहुत बड़े स्तर पर, बट हाँ मुगल काल में आर्किटेक्चर पे विशेष ध्यान दिया गया। इसे स्वर्ण काल कहा जाता था आर्किटेक्चर के नाम पर। वो यहाँ पर ताजमहल जैसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं अगर आर्किटेक्चर में बात करें तो। देखते हैं उस समय पे चित्रकारी पर इन्होंने कैसा विशेष ध्यान दिया, क्योंकि अलंकरण पर इन चीजों पे तो इन्होंने काफी ध्यान दिया था। तो लघु चित्रकला का विकास 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। फारसी चित्रकला की सफाविद शैली, इस्लामी शैली और भारतीय शैली का समन्वय देखने को मिलता है। सफाविद शैली इनकी कुछ इस प्रकार से होती थी, ये इस्लामिक शैली की ही एक प्रकार है सफाविद शैली। जैसे भारतीय शैली में शैतिरी शैली होती है ना, वैसे ही इस्लामिक शैली की सफाविद शैली का भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उनको समन्वय, दोनों के चित्रण उस समय जब बनाए गए थे उनको मद्देनजर रखते हुए मिश्रित रूप से बनाया गया था। फारसी चित्रकला से प्रभावित होकर मुगल काल में देखेंगे शिकार, युद्ध, राज दरबार और पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन किया जाने लगा था। तो फारसी चित्रकला के भी कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोरक्का तकनीक के अंदर चित्रों का संकलन समान विषय वस्तु के आधार पर किया जाता था। और इसमें मोरक्का तकनीक में क्या होता था, जैसे कि बड़े पशु पक्षी हैं तो उनका चित्र एक जगह पे बनाया जाता था। छोटे पशु पक्षी हैं उनका चित्र एक जगह में, जैसे कि अगर हाथी है तो हाथी, घोड़ा है, जो बड़े बड़े हैं उनको एक जगह पे किया जाता था। दूसरे छोटे छोटे जो जीव जंतु पशु उनको एक जगह पे, जबकि मिक्स करके नहीं बनाया जाता, कहीं हाथी कहीं घोड़ा कहीं चीता, ऐसे नहीं। जो बड़े जानवर हैं या उदाहरण के तौर पे तो उनको एक जगह पे बनाया जाता था, छोटे होते थे उनको एक जगह पे, मिक्स करके नहीं बनाया जाता। तो ये मोरक्का तकनीक है एक तरीके से। ठीक है, इसमें चारों तरफ सजावटी किनारों को निर्मित किया जाता था, चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था,
धार्मिक विषयों को छोड़कर मुगल चित्रकारों ने विविध विषयों पर चित्र बनाए। उस समय पे अलग अलग धर्मों के जो है आर्किटेक्ट तो मिला है, लेकिन चित्रकारी में आप देखेंगे कई सारे धर्म, यहाँ पर धर्मों को छोड़कर विशेष रूप से इन्होंने और विषयों पर चित्र बनाए, लेकिन धार्मिक विषयों को नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर किनारी पे आप देख रहे हैं बाउंड्री पर इनके किस तरह से जो कॉर्नर्स पे अच्छी चित्रकारी की करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर ये दर्शाया गया इनकी विशेषताओं के तौर पर। ठीक है, अब बाबर आए तो बाबर ने अपने समय पे चार बाग पद्धति अपनाई। उसमें आर्किटेक्चर के नाम पे उन्होंने बगीचों का ज्यादा निर्माण किया। अब उस समय पे ये तो शुरुआरंभ ही हुआ था मुगलों का, तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ज्यादा समय इनको मिला नहीं शासन करने का, तो कुछ खास नहीं बनवाया। समरकंद और हेरात मुगलकालीन चित्रकला का प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इसके शासनकाल में फारसी चित्रकार विहजाद को संरक्षण दिया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा के विधात की प्रशंसा की है। तो सिंपल सा इनके समय पे कुछ खास था नहीं। हुमायूं ने सबसे पहले शासनकाल में मुगल चित्रकला को विकसित और संरक्षित किया। क्यों? क्योंकि हुमायूं कहते बहुत ही प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। फारसी चित्रकार अब्दुस समद और मीर सईद अली हुमायूं के दरबार में रहा करते थे, तो इनके दरबार के जो चित्रकार थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं की बात की गई है। कुछ इस तरह से हल्की फुल्की चित्रकारी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसी प्रकार की चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब मुगलकालीन चित्रकला पे ईरानी और फारसी, ये यूपीएससी ने मेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब इस पे चर्चा करेंगे, तो ये रिवाइज नहीं करेंगे तो वहां पर प्रश्न आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, यूपीएससी ने किसी वर्ष में इस पर मेंस पे प्रश्न पूछा है। तो मुगलकालीन चित्रकला पर फारसी चित्रकला की सफाविद शैली, मतलब इस्लामिक शैली का एक पार्ट है, इस्लामिक शैली और भारतीय शैली का प्रभाव देखने को, तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। किस हद तक देखने को मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछा था। धार्मिक विषयों को आधार बनाकर चित्रों का अंकन करते थे, लेकिन ईरानी चित्रकारों से संपर्क में आने के बाद धार्मिक विषयों की अतिरिक्त युद्ध, दरबारी जीवन जैसे विषयों पर चित्रकारी करने लगे। उससे पहले धर्म से रिलेटेड चीजें थी, लेकिन फिर बाद में ईरानी जब चित्रकार आए उनके कॉन्टैक्ट में, तो धीरे धीरे उन्होंने इसकी समाप्ति कर दी, मतलब धर्म के विषयों को छूना ही छोड़ दिया। ठीक है, भारतीय चित्रकला में पशु पक्षी, फूल पौधे, वेशभूषा जैसे चित्रों का अंकन भी फारसी चित्रकला के प्रभाव को दिखाता है। तो फारसी प्रभाव भी, जो जैसे आर्किटेक्चर में ईरानी फारसी प्रभाव दिखाई दिया, चित्रकला में भी दिखाई दिया। बाहर से कोई व्यापार करने आ रहा है, कोई आक्रमण करने आ रहा है, वो यहाँ बस गया, अब उसके द्वारा जो चित्रकारी कराई जाएगी, तो भाई अपना भी तो कुछ तत्व यहाँ पर लेकर आएगा ना, नई नई संस्कृतियों को यहाँ पर भी तो जोड़ेगा ना वो व्यक्ति। तो यहाँ पर वही चीज कही जा रही है, जैसे हमने वास्तुकला में पढ़ा था। अब अकबर के समय में, तो इस शासनकाल में भारतीय लघु चित्रकला एक व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। इनके शासनकाल में अब्दुस समद और मीर सईद अली दोनों ने मिलकर भारत के कारखानों में शिल्पशाला की स्थापना कराई। अकबर के समय में मुगलकालीन चित्रकला पर ईरानी शैली की तुलना में राजपूत शैली का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पे और भी शासक थे ना, तो उस शैली का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। चित्रकला पर यूरोपीय शैली का प्रभाव भी देखा गया है, और प्रभावित होकर मुगल चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष का चित्र बनवाना, चित्र में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाने पर बल दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कि इन्होंने अगर जैसे राजा बनाया ना, कि जैसे कोई व्यक्ति बनाया, राजा को बनाया, तो आसपास जो भी व्यक्ति थे उसको थोड़ा गौण दिखाया गया, मतलब राजा को विशेष रूप से बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, बड़ी मूर्ति को बनाया गया। जबकि आसपास के जो व्यापार हो रहा है, फूल पत्ती हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, व्यक्ति है, उनको थोड़ा गौण दिखाया गया, ताकि विशेषता जिसपे फोकस किया गया वो पूरी तरह से दिखाई दे सके। तो ये यूरोपीय चित्रकला का ही एक प्रभाव है। तो फैक्ट याद रखना है, मेंस में पूछा गया है एक बार। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है चीजों को यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हमजानामा में लगभग 1200 चित्र का संग्रह है, जिसे कपड़े पर चित्रित किया जाता था। ये चित्र फारसी सफावी शैली में है, तो ये याद रखिएगा हमजानामा क्या है। अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, उसमें 15 चित्रकारों का वर्णन किया गया। अकबर के राज दरबार में रहते थे, जैसे दसवंत, वसावंत, दौलत, केशु, धर्मदास। तो ये कुछ फैक्ट्स है, एक दो बार जैसी आप वीडियोस देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अकबर के काल में त्रिआयामी आकृतियों का 3 डायमेंशनल 3D जो पिक्चर्स बनाए जाते हैं, अग्र दृश्यांकन। आपको याद है मैंने ये बताया था इसमें कि जैसे कैसे कैसे जब हम ताजमहल से जितना दूर जाते हैं, उसके जो अभिलेख है वो ऐसा लगता है और पास आते जा रहे हैं। तो अग्र दृश्यों का निरंतर प्रयोग किया गया, यह उस समय पे भी था जब ये ताजमहल की बात थी। इस समय दरबारी कला को प्रोत्साहित किया गया, तो दरबार के समय में जो भी अंदर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती थी उनको बनाने पे ज्यादा बल दिया गया था। तूतीनामा और अकबरनामा आदि में पांडुलिपि चित्र मिलते हैं, तो ये उदाहरण ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जिनको आपको ध्यान रखना होगा। जहांगीरकालीन मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अच्छा, इस समय पे जहांगीर के समय पे आर्किटेक्ट इतना नहीं देखने को मिला था। कहते हैं ये बहुत प्रकृति प्रेमी थे और इन्होंने यहाँ पर ना चित्रकला में ज्यादा विशेषता ध्यान दिया, ना कि
आर्किटेक्चर, जबकि आर्किटेक्चर इनके समय का अच्छा नहीं था, शाहजहां अकबर के समय का भी अच्छा था। ठीक है, तो इसमें जहांगीर प्रकृति में अधिक रुचि रखने के कारण पशु पक्षी वृक्ष और पुष्पों को बड़े पैमाने पर चित्रित किया। चित्रों के चारों ओर अलंकरण, किनारों को बॉर्डर, मतलब कि अगर ये पेंटिंग है तो उसके चारों ओर इसके बॉर्डर को बहुत खूबसूरत बनाने पर इन्होंने विशेष तौर पर ध्यान दिया। इसने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। अब इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ब्लर है ये, यहाँ पर जहांगीर शासक है। ठीक है, यहाँ पर ना ग्लोब है, ग्लोब, और ये ग्लोब के ऊपर खड़े हुए, एक तरफ इसमें शेर और कुछ और भी पशु बना हुआ है। तो इसमें ये दिखाया गया कि कैसे ये जो है पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की बात करें किसी और शासक के साथ में। ठीक है, तो वो यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद जहांगीर स्वयं भी एक अच्छा कलाकार थे और अपनी निजी कार्यशाला थी। इनके समय मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से मुक्त हो गई थी, तो पूरी तरह से इस्लामिक देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र और अब्दुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसको ये उपाधि दी गई थी, चित्रकार थे ये, कौन थे, किसको उपाधि दी गई, किस प्रकार की उपाधि दी गई। तो क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आप देखेंगे कई बार ऐसा प्रश्न अभी यूपीपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, तो पीसीएस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके शासनकाल में ये उपाधि दी गई, कौन थे लोग, किसके शासनकाल में चित्रकारी की इन्होंने। अब शाहजहां आते हैं, इन्होंने चित्रकला में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इन्होंने देखेंगे ताजमहल जैसी चीजें तो रही, लेकिन इन्होंने चित्रकारी में इतना कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने कटौती भी देखने को मिलती है। लेकिन चित्रों में सोने और चांदी के उपयोग को प्रोत्साहन भी, जैसे ताजमहल जैसी चीज बनवाई हो तो वहां पर इस तरह की चीजों का तो होना मतलब बहुत लाजमी सी बात लगती है। इस काल में लघु चित्रों को बनाने के लिए वसली कागज का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। तो ये कागज का नाम याद रखिएगा, इस कागज को हाथ से निर्मित किया जाता था, सोचिए। ठीक है, मोहम्मद फकीरुल्लाह खान, मीर हाशिम और मोहम्मद नादिर होनहार और मनोहर इस काल के प्रमुख चित्रकार थे। देखिए, जो भी चित्रकार के नाम दिए गए हैं मुगल काल के समय पे कौन था, शाहजहां के, एक दो लिख लीजिएगा। ऐसा कोई विशेष ये नहीं है कि अगर आप भूल जा रहे हैं तो अरे बड़ी मुश्किल की बात हो गई, भूल जा रहे हैं तो इट्स ओके, लीव इट। जितना याद रख सकते हैं उतना याद रखने की कोशिश करिए। औरंगजेब कालीन चित्रकला में, इसमें ललित कला में कोई इनको रुचि नहीं थी। ये चित्रकारी को इस्लामिक विरोध मानते थे, और जब विरोध ही मानते थे तो फिर तो चित्रकारी का कोई मतलब ही नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ खास प्रोत्साहन भी नहीं दिया। संरक्षण के अभाव में अधिकांश चित्रकार जो थे उस समय पे वो प्रांतीय राजाओं के दरबार में चले गए। भाई जहां पर उनको पैसा मिलेगा, जहां पर उनकी रोजी रोटी कमाने का मौका मिलेगा, वो उस ओर भागेंगे ना, तो ऐसी जगह क्यों रहेंगे। ठीक है, जैसे हैदराबाद, राजस्थान, बंगाल, पहाड़ी क्षेत्रों में बहादुर शाह जफर के काल में चित्रकला का पुनरुद्धार हुआ। फिर बाद में बहादुर शाह जफर जब आए तब कला और अपने उस पर पहुंची। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, 2019 का ही प्रश्न है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारी यानी कि एल्बम, जिसको हम लघु चित्रकला की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप चित्रों की पर अधिक जोर दिया था। तो किसने यहाँ पर जो है अत्यधिक जोर दिया था, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि आपको कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी भी हमने देखा था कि किस शासक ने जो है ज्यादातर ध्यान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किसने जो है, किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर अपना लघु चित्रकला या एल्बम या व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो किसने सबसे ज्यादा जोर दिया था इसमें, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दिया था। हुमायूं के समय पे काफी अच्छा था, अकबर ठीक था, शाहजहां के समय पे कुछ खास नहीं था, इन्होंने चित्रकला में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहांगीर ने ऐसा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह की चीजों को याद रखना है, जो भी इसमें बताया गया है, जो याद रहता है वो अच्छी बात है, जो नहीं याद रहता है उसको छोड़ दीजिएगा। कभी समय मिले तो बैठ के रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ मिले एक दो बार स्क्रॉल कर लीजिएगा उसे। तो कुछ कुछ चीजें होती है जो नहीं याद रह पाती है, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो और पैनिक हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को या इस चैप्टर को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक और लेक्चर होगा आपका चित्रकला पार्ट 3। मैं इसलिए पहले बता दे रही हूँ क्योंकि एक साथ नोट्स बना लीजिएगा। चित्रकला पार्ट 3 आपका आएगा नेक्स्ट, अब जिसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट अभी तक आ चुके हैं, तो दूसरे पे तभी आइएगा जब पहला पढ़ चुके हो। तो पहला पढ़ने के लिए पीडीएफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है कि पहले लेक्चर को सुन लीजिए, फिर पीडीएफ से क्रिस्प नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तीनों को अच्छे से पढ़िए। फिर जल्द मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे, और जल्द ही हम, बस कुछ ही दिनों में जल्द ही हम जो है इसके मेंस आंसर राइटिंग पे पहुंचने वाले हैं। तो अभी तक नहीं जिसने रिवाइज किया वो जाके पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे आइएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बिना हथियारों के युद्ध में कूदने का, कोई मतलब नहीं है सिवाय घायल होने के। सो ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग वही बच्चे करें आके जब मैं कराऊंगी जिनका तैयारी पूरी हो, मतलब जो मैंने अब तक पढ़ाया है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि क्या पूछा गया।
अपनों का ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए, ताकि डेली आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती रहे। बैच 5 का लास्ट डेट हमारी 20 मई है एडमिशन की, तो ले सकते हैं, अंतिम तिथि है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।